साथियों, मैं रोहित यादव ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों ने हमारे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे। और यदि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो के नीचे आपको उनकी लिंक दी गई है, आप वहां पर जाके उन्हें देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण, जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आई है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और उससे पहले यदि आप हमारी ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च गुणवत्ता के साथ कराई जाएगी। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं मानव पोषण के बारे में, उससे पहले यदि आपको बताऊं 3 शब्दों के बारे में कि सर मानव पोषण क्या होता है, या पोषण को छोड़िए आप अभी हम सिंपल बात करते हैं 3 शब्दों की। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक शब्द होता है पोषक तत्व, एक शब्द होता है पोषक तत्व, एक होता है पाचन, और एक शब्द होता है दोस्तों पोषण। 3 शब्द लिए हम लोगों ने, एक होता है पोषक तत्व, एक होता है पाचन और एक होता है पोषण। क्या आप लोग इन तीनों में अंतर जानते हैं और नहीं जानते हैं? तो देखिए मैं बताता हूं आपको, पोषक तत्व, पाचन और पोषण क्या होता है, तीनों में अंतर देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लें पोषक तत्व की, या पहले हम बात करते हैं हमारे शरीर की। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। आप लोग भोजन ग्रहण करते होंगे ना, फल फ्रूट्स खाते होंगे ना। तो क्यों खाते हो? ताकि आपका शरीर विकास करता रहे, वृद्धि करता रहे और आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती रहे, है ना। तो वही उसी प्रकार से हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम जिन पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, या जो भी हम तत्व खाते हैं, जैसे कि आपने रोटी खाई, दाल खाया, फल फ्रूट्स खाया, सेव फल, केला, आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं इत्यादि, जो भी आप खा रहे हैं, है ना, इनका सेवन कर रहे हैं, तो ये सभी तत्व जो आपके शरीर के विकास, वृद्धि और ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं, ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? तो ये कहलाते हैं हमारे पोषक तत्व। ठीक है, अब सर ये तो हुआ पोषक तत्व, मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि वे तत्व जो हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और ऊर्जा प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? पोषक तत्व। ठीक है, अब आगे होता है पाचन। अब आपने जो पोषक तत्व ग्रहण किए हैं, ये क्या होते हैं? जटिल अणु होते हैं, मतलब बड़े बड़े अणु होते हैं। इन्हीं जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। जैसे कि हम एक कचौरी खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, तो एक रोटी का बाइट खाता है ना, कि पूरी रोटी एक साथ खा जाते हैं, नहीं, रोटी का बाइट तोड़ के खाते होंगे। और बाइट खाने के बाद भी उस टाइम क्या करते हैं? दांतों से चबाते हैं, बारीक पीसते हैं, फिर उसमें सलाइवा, लार आकर मिलती है ना, कि पूरी रोटी हम ऐसे ही निकल जाते हैं, अमाशय में रख के आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता होगा। तो होता क्या है कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वह क्या होता है? जटिल अणुओं के रूप में होता है, जिससे सूक्ष्म या छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया के द्वारा उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, और होता क्या है कि इन पोषक तत्वों को ग्रहण करना, जैसे कि आपने एक रोटी खाई, आपने एक सेवफल खाया, तो इस सेवफल खाने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे पोषण। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैसे कि सेवफल हमारे लिए क्या होगा? पोषक तत्व। सेवफल को खाना क्या होगा हमारे लिए? पोषण। और सेवफल से एनर्जी प्राप्त करना वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा पाचन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक बाइक से। जैसे मान लो आप कोई सी बाइक चलाते हैं, तो बाइक को इमेजिन कर लिए कि वो हमारे शरीर की बॉडी है। अब आप जानते ही हो कि यदि बाइक चलाना है, बाइक को स्टार्ट करना है, तो उसमें आवश्यक चीज़ क्या है? पेट्रोल है, फ्यूल लगेगा। क्या बिना पेट्रोल के बाइक स्टार्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं? बाइक को लेते हैं, और बाइक में क्या किया हम लोगों ने? उसमें एनर्जी के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हमने किसको उसमें डाला? पेट्रोल को डाला। और जैसे ही पेट्रोल को डाला, अब देखो यहां पर सुनो, बाइक के लिए पोषक तत्व क्या होगा? पेट्रोल। और पेट्रोल को बाइक में डालना वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। ठीक है, और जब जैसे ही बाइक स्टार्ट करोगे तो क्या होता है? साइलेंसर से धुआं निकलता है, इंजन स्टार्ट होता है, और उसी इंजन के माध्यम से क्या होता है? गाड़ी आगे बढ़ती है।
तो वहां पर क्या हो रहा है, पेट्रोल का ऑक्सीकरण हो रहा है, पेट्रोल का दहन हो रहा है, जिससे हमारी गाड़ी को ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो सेम प्रोसेस हमारे शरीर में होती है। ठीक है, तो 3 शब्द हमने लिए थे, पोषक तत्व, पाचन और पोषण। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले यहाँ पर छोटी सी परिभाषा लिखी हुई है ह्यूमन न्यूट्रिशन की। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम जिन तत्वों को ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण तत्व बोल सकते हैं, खाद्य पदार्थ बोल सकते हैं। इन्हीं खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना, पोषक तत्वों को ग्रहण करना या खाना खाना, यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है प्यारे दोस्तों क्या, पोषण। क्या कहलाएगा, पोषण। और चूंकि मानव की बात कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोल देंगे, मानव पोषण या ह्यूमन न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब मानव में एक्चुअली क्या होता है कि इसकी 4 प्रक्रिया, मतलब पोषण की प्रक्रिया होती है, तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले क्या होता है, पोषक पदार्थों को खाना, मतलब हम बोल सकते हैं इसको अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना। क्या होता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करना। अब जैसे ही आपने पोषक तत्व ग्रहण किए, सबसे पहले आप क्या करते हो, रोटी का एक बाइट मुंह में रख दो, और जैसे ही आपने माउथ में एक रोटी का बाइट या कोई सा भी टुकड़ा रखा, तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। चबाने से क्या होता है कि जो जटिल अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। मतलब एक बड़ा बाइट लिया था, वही बड़ा बाइट क्या होगा, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा, है ना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो वो होती है माउथ से। पाचन का मतलब जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन। और इसकी शुरुआत कहां से होती है, मुख से होती है। ठीक है, अब आगे, ये तो हुआ पोषक तत्वों का सेवन करना, इससे बोलते हैं इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण। सबसे पहला प्रोसेस ये था हमारा। सेकेंड होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या, पाचन। पाचन मतलब कि जो भी हम लोगों ने जटिल अणुओं खाए हैं, इसी को सरल अणुओं में तोड़ना। इसके बाद में आपने जो भी अणु को जटिल अणुओं से सरल अणुओं में जिसको तोड़ा है ना, अब इसी से ऊर्जा प्राप्त करना। अब इस तत्व से हमारे शरीर के लिए काम की चीज क्या होती है, तो उसी को क्या करना, ब्लड के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना। वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है भैया अवशोषण और स्वांगीकरण कहलाएगा। और अगला होता है उत्सर्जन, कि जो भी आपने खाना खाया है या जो भी तत्व आपने ग्रहण किए हैं, क्या उसमें से सभी चीज आपके शरीर के लिए लाभदायक होगी, क्या नहीं होगी। तो हमारा शरीर क्या करता है कि जो जो हमारे शरीर के लिए काम का होता है उसका तो अवशोषण कर लेता है, स्वांगीकरण मतलब यहां से वहां पहुंचा देता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं जिसको हमारा शरीर क्या करता है, मल के रूप में त्याग देता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, उत्सर्जन। और ये चारों प्रोसेस हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं पाचन वाले टॉपिक में। अभी हमारा टॉपिक क्या है, ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो आइए उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि पोषक तत्व, एक बार यहाँ परिभाषा में लिख देता हूं कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो वे तत्व जो हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, वो कहलाते हैं पोषक तत्व। आवश्यक होते हैं वह कहलाते हैं क्या, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जो हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और ऊर्जा प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। और आप जानते ही हैं कि पोषक तत्व एक्चुअली क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट, और सेकंड होता है यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट। मतलब एक वे पोषक तत्व जिसका सेवन आप ज्यादा मात्रा में करते हो, वो कहलाते हैं क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट, या इसी को बोल सकते हैं वृहद न्यूट्रिएंट या वृहद पोषक तत्व बोल सकते हैं। और वे पोषक तत्व जिनको आप एकदम कम मात्रा में ग्रहण करते हैं, मतलब अल्प सेवन करते हैं, वो कहलाते हैं क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल आ सकते हैं क्या, या उससे पहले आप समझ लो, जैसे कि हम बात कर लें मैक्रोन्यूट्रिएंट की। वे पोषक तत्व जिनका यूज हम लोग किस में करते हैं, ग्राम में करते हैं।
किसमें करते हैं? ग्राम में करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप रोटी खाते हैं तो क्या रोटी आप मिलीग्राम में खाते हैं कि इतना सा टुकड़ा खा लिया दिन भर में? नहीं ना, आप दिन भर में उसके जो भी मात्रा ग्रहण करते हैं वो ग्राम में ही करते होंगे। इसके बाद आप दाल खाते हैं, दाल बाटी खाते हैं या सेवफल खाते हैं, तो क्या इसकी मात्रा मिलीग्राम में होती है क्या? आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता है, हम आराम से कम भाई 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 2-3 रोटी, चावल सब कुछ खाते हैं। तो ये जो तत्व आप ग्रहण कर रहे हो ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो ना, कम से कम 100 ग्राम 200 ग्राम होता है। फिर हम बात कर ले रोटी की। अब रोटी भी डिपेंड करती है कि भैया जो बनाने वाला उसका मूड कैसा है। गुस्से में हो तो क्या होगी? रोटी मोटी होगी, और आराम से शांति से बना रहा तो रोटी क्या होगी? पतली होगी, है ना। और वैसे ही क्या होता है, आप कम से कम 2-3 रोटी तो खाते ही खाते होंगे, उसका वजन भी क्या होगा? ग्राम में। तो रटना नहीं है, समझना है कि वे सभी चीजें जिन्हें आप लोग ग्राम में ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएगा? मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है। जैसे इसमें एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप लोग रोटी खाते हैं, है ना, और रोटी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इंग्लिश में लिख लेते हम लोग, क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट मतलब सर रोटी, बाटी, पूड़ी जो भी आप खाते हैं वो होगा कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में आप दाल खाते हैं, दाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। दाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है, तो प्रोटीन आ जाएगा इसमें। इसके बाद आप लोग घी खाते होंगे, तेल खाते होंगे, चाय, दूध वगैरह पीते हो ना, मतलब फैट को हम लोग बोल सकते हैं लिपिड, या इसे हिंदी में कहा जाता है वसा। क्या बोलते हैं? वसा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हिंदी में, प्रोटीन को प्रोटीन बोलते हैं, फैट को लिपिड बोल सकते हैं, या इसे हिंदी में कहा जाता है क्या? वसा कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड या वसा। इसके बाद में पानी, वाटर। हम लोग पानी दिन भर में पीते हैं कम से कम 5 से 6 लीटर, तो पानी आ जाएगा। पानी के बाद में एक विटामिन है, बाकी सारे विटामिन किस में आते हैं प्यारे दोस्तों? तो आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में, लेकिन एक अकेला विटामिन है जो होशियार बनता है, जिसे हम बोल सकते हैं विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी अकेला एक वृहद पोषक तत्व है, बाकी सारे जो विटामिन आएंगे वो किस में आएंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है। तो वृहद पोषक तत्व कौन कौन से हो गए? देखिए जरा, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, रटना नहीं, रोटी, केला, सेवफल, दाल बाटी जो भी आप खा रहे हैं वो सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट वे तत्व जिनका सेवन हम लोग उच्च मात्रा में करते हैं, अर्थात जिनका सेवन हम लोग ग्राम में करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। और इसी वृहद पोषक तत्व को स्थूल पोषक तत्व भी कह सकते हैं, या इसी को मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एग्जांपल देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड या वसा एक ही होता है, और फिर पानी और विटामिन सी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे? वृहद पोषक तत्व में आते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? माइक्रो न्यूट्रिएंट की। वे पोषक तत्व जिनका सेवन हम लोग मिलीग्राम में करते हैं, जिनका सेवन हम लोग मिलीग्राम में करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। वे पोषक तत्व जिनका सेवन हम लोग मिलीग्राम में करते हैं वह क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर लें विटामिन की, जिन्हें विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन, ठीक है। इसके बाद में मिनरल्स अर्थात खनिज तत्व, मिनरल्स अर्थात खनिज तत्व, जैसे कि खनिज तत्व कैल्शियम, आयरन, है ना, आयोडीन। तो ये सभी तत्व क्या होते हैं? हम लोग किस में ग्रहण करते हैं? ये सभी तत्व हम लोग ग्रहण करते हैं किसमें? मिलीग्राम में ग्रहण करते हैं। किस में करते हैं? मिलीग्राम में। कभी आपने ऐसा देखा कि डॉक्टर हमको बोलता है कि भैया आपके शरीर में आयरन की कमी है, तो आपने दुकान से जाके अलग से 1 किलो लोहा लेके खा गए, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। अब आयरन की कमी है तो उसको हम किसके माध्यम से पूर्ति करते हैं? या तो भी आप क्या करोगे? सलाद खाओगे या हरी सब्जियां खाओगे, जैसे कि गिलकी हो गया, है ना, पालक हो गई या चुकंदर हो गया, है ना। तो ये सभी तत्व खा के आप क्या करोगे? ये आयरन की कमी को पूरा करोगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अलग से लोहा खा रहे हैं, कभी खाओगे अलग से? नहीं खाओगे। तो वे तत्व जिनका सेवन हम लोग अल्प मात्रा में करते हैं, जिनका सेवन हम लोग किस में करते हैं? एकदम अल्प मात्रा में करते हैं, वे तत्व क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व कहलाते हैं,
ठीक है, अर्थात मिलीग्राम में करते हैं। दो चीज याद रखना, विटामिन और खनिज तत्व। विटामिन में से एक अकेला विटामिन है विटामिन सी, जो किस में आता है, वृहद पोषक तत्व में आता है। बाकी सारे विटामिन किस में आ जाएंगे, तो वो आते हैं भैया लघु पोषक तत्व में, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि जो हमारा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके बाद में प्रोटीन हो गया, और ये जो फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हम यहाँ पर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या लिपिड। ये तीनों तत्वों से हमको, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। आप कहोगे सर बाकी चीजों से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, क्या नहीं होती है। हमारे शरीर को ऊर्जा केवल 3 तत्वों से ही प्राप्त होती है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब कहोगे सर पानी, अगर यदि पानी से ऊर्जा प्राप्त होती तो क्या आप लोग खाना खाते, भोजन ग्रहण करते, नहीं करते ना। क्या आपको फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाने की आवश्यकता होती, नहीं होती। यदि हमको पानी से ही पूरी ऊर्जा प्राप्त होती तो क्यों हम भोजन ग्रहण करते, क्या नहीं करते, इतनी बड़ी मशक्कत करते, क्या नहीं करते। तो याद रखना पानी, हाँ ये नहीं बोल रहा कि पानी आवश्यक नहीं होता, पानी आवश्यक होता है। बाकी सारी गतिविधियों के लिए पानी आवश्यक होता है ना। हमारे शरीर का 70% पार्ट किसका होता है, पानी का होता है। लेकिन इससे हमको एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। एनर्जी प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से। तो ये ऊर्जा देने वाले अणु कहलाते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब इन्हीं से ऊर्जा क्यों प्राप्त होती है, तो याद रखना है इनका क्या होता है, इनका होता है चयापचय। इनका क्या होता है, चयापचय। चयापचय कहे तो सर इनका होता है मेटाबॉलिज्म। इनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है सर, इन्हीं का क्या होता है, पाचन होता है। इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। इनका क्या होता है, पाचन। इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, तो याद रखना ऊर्जा देने वाले अणु कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। इन्हीं का क्या होता है, चयापचय होता है। ठीक है, और बाकी से हमको बाकी गतिविधियों में हेल्प मिलती है, लेकिन ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं ये 2 पॉइंट आप समझे होंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं। वे तत्व जो हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और ऊर्जा प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, वे तत्व जिनका सेवन हम लोग वृहद मात्रा में करते हैं, जिनका सेवन हम लोग वृहद मात्रा में करते हैं, वे तत्व क्या कहलाएंगे, तो वे कहलाते हैं स्थूल या वृहद पोषक तत्व। या वे तत्व जिनका सेवन हम लोग अल्प मात्रा में करते हैं या मिलीग्राम में करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनके एग्जाम्पल अभी देखे हम लोगों ने। और इनमें से कौन से तत्व ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं, तो हमने देखा भैया एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और फैट। ठीक है, इनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है। तो कुल मिला के अगले कुछ समय में या अगले कुछ वीडियोस में हमको इनको अच्छे से कवर करना है, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो आइए आगे एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, कि सर ये कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। देखिए मेरा सुनो, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, रटना कुछ भी नहीं है, सब चीज समझने वाली है। कार्बोहाइड्रेट है ना। यदि हम बात कर लें कार्बोहाइड्रेट की कि सर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन कौन से होते हैं भैया, एक होता है कार्ब प्लस एक होता है हाइड्रेट। एक होता है कार्ब और एक होता है क्या, हाइड्रेट। कार्ब का मतलब क्या होता है, तो कार्ब का मतलब होता है कार्बन। कार्ब का मतलब क्या होता है, कार्बन। और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर, पानी। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी। और आप जानते ही होंगे कि कार्बन का संकेत क्या होता है, C, और वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O। तो यहां से देखिए हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट शब्द लिया और ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट शब्द किन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो एक होता है कार्ब, एक होता है हाइड्रेट। कार्ब का मतलब क्या होता है, कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी, वाटर। और वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O। रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कार्बन का संकेत क्या होगा, C। अब मेरे पास सुनो, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, से मिलकर बने यौगिक, से मिलकर बने कंपाउंड होते हैं।
किन से मिलकर बने हैं? देखो, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। अब सर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम किस अनुपात में मिलाएंगे, किस रेशियो में मिलाएंगे? तो याद रखना दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1 होता है। कितना होता है? 1:2:1 होता है। अब ये 1:2:1 किससे होता है सर? तो उसको प्रूफ करके देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लूकोज की। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? तो ग्लूकोज एग्जाम्पल है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और आप जानते हो कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, अब यदि हम क्या करते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं तो देखो 6:6, फिर 6 दूनी 12 और 6:6, तो यहां पर इसका अनुपात क्या बन रहा है? 1:2:1। तो हमने वही कहा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो का अनुपात क्या होगा? 1:2:1 होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, ये तो आपको बताया मैंने कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर 3 तत्व होते हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका अनुपात बता दिया आपको मैंने कि अनुपात कितना होता है? 1:2:1। इसके अलावा यदि हम बात करें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम प्यारे दोस्तों होता है शर्करा। क्या होता है? शर्करा, या इसी को बोल सकते हैं शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या होगा? शर्करा या शुगर होता है। ठीक है, इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो होती है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? अभी बताया आपको मैंने, C6H12O6। अब इस कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है ना? सामान्य सूत्र क्या होगा? तो वो होता है CnH2n और ON। CnH2n और ON, ये इसका क्या होगा? सामान्य सूत्र होता है। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या होगा? तो सामान्य नाम इसका होगा शर्करा। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी कार्बोहाइड्रेट की? तो वो होती है ग्लूकोज। वो क्या होगी? ग्लूकोज। और इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? तो वो होता है CnH2nOn। CnH2nOn। यहां पर क्या होगा? N की मात्रा वेरियस हो सकती है, अलग अलग नंबर से यहां पर हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखा हमने C कितना है? 6 है, तो N का मान कितना हो गया? 6। H कितना है? 12 है, तो यहां पर N का मान कितना हो जाएगा? मतलब यहाँ पर 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और यहाँ पर N का मान कितना है? 6 है, तो ये N का मान बदलते रहता है। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ग्लूकोज। सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2nOn। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरी बात सुनो, अब हम देखते हैं जैसे कि ये 3 पॉइंट देखे हम लोगों ने। आगे देखिएगा कि हमारे शरीर को लगभग 70% ऊर्जा, हमारे शरीर को लगभग 70% ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है कहां से? कार्बोहाइड्रेट से। कहां से प्राप्त होगी? कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है मानव शरीर का ईंधन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मानव शरीर का फ्यूल या मानव शरीर का ईंधन कहा जाता है। मानव शरीर का ईंधन कहा जाता है। किसे कहते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट को। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा लगभग कितनी? 70% ऊर्जा प्रदान करता है। कितनी ऊर्जा प्रदान करता है ये हमको? लगभग 70%। और यदि आपसे पूछे कि ये बताओ कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी। यहां पर हम बात कर रहे हैं 1 ग्राम की, कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4.2 किलो कैलोरी। हाँ, ये डिपेंड करता है कि 4.2 है, 4.3 है, 4.5 है, लेकिन हमको 4 को यहां पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? तो वो भी होती है कहां से? कार्बोहाइड्रेट से। और एक और बात, यह हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है।
यह हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तत्काल ऊर्जा प्रदान करने से मतलब क्या है, जैसे मान लो गर्मियों के मौसम में या कभी भी आपको चक्कर आते हैं, तो जब भी आपको चक्कर आते हैं तो क्या आप ये करते हो, सबसे पहले जाते हो कि भैया एक गिलास दूध पिया, एक चम्मच घी खाया, ऐसा करते हो क्या? नहीं ना। आप सबसे पहले क्या करते हो, जाके कुछ न कुछ खाना खाते हो, या आप क्या करते हो, सीधा ग्लूकोज ग्रहण करते हो। एक गिलास पानी लेते हो, पानी में क्या होता है, ग्लूकोज आता है पाउडर, 1-2 चम्मच डाला, उसको पिया, 5-10 मिनट के बाद क्या होता है, आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, होती है ना। तो जब भी आपको चक्कर आते हैं तो उस कंडीशन में सबसे तेज आपको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो वो करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना 3 प्रश्न बता रहा हूं मैं यहाँ पर, तीनों के तीनों प्रश्न हैं, एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं। जैसे कि हम बात कर लें, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करेगा, कार्बोहाइड्रेट। लगभग कितनी, लगभग 70%। कितनी होगी, 70%। इसके बाद में हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा कौन देता है, तो वो देता है भैया कौन, कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर का ईंधन, मानव शरीर का फ्यूल किसे कहा जाता है, मानव शरीर का फ्यूल या मानव शरीर का ईंधन कहा जाता है किसे, कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, एक बार हम फिर से फटाफट रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको यहां पर याद हो जाए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं, 2 शब्दों से मिलकर बना है, कार्ब प्लस हाइड्रेट। जहां पर कार्ब का मतलब क्या होता है, कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर। वाटर का सूत्र क्या होगा, H2O। कार्बन का संकेत क्या होता है, C। तो हम बोलते हैं कि भैया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। इनका रेशियो कितना होता है, 1:2:1 होता है। इसको हमने यहां पर प्रूफ करके भी देखा था। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लें कि भैया अब इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो इसका सामान्य नाम होता है शर्करा। सबसे छोटी इकाई होती है ग्लूकोज। इसके बाद में सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2nOn होता है। फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो होती है लगभग 4.2 किलो कैलोरी, या आप कैलोरी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में तत्काल एनर्जी कौन देता है, तो तत्काल एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, हमको कार्बोहाइड्रेट। और हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान कौन करता है भैया, तो वो भी करता है कार्बोहाइड्रेट। अब यहां पर एक चीज छूट रही है, जैसे हम बात कर लें भैया कि सर कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है, सोर्सेस क्या होता है, हम क्या क्या खाएंगे तो भैया हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। तो जैसे हम बात कर लें भैया, आप रोटी खाते हो, है ना, रोटी खाते हैं ना, तो रोटी में भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आप रोटी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आप कोई से भी फल खा लो, रोटी हो गया, फल हो गया, मक्का हो गया, मतलब जितने भी अनाज हो गए, जितने भी क्या हो गए, अनाज हो गए। और याद रखना कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लगभग कितना, 70% किससे प्राप्त होता है, मक्का से होता है। सभी अनाजों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, तो वो किसमें होता है, मक्का में होता है। ठीक है, तो रोटी, फल, बाकी अनाज इसके क्या होंगे, अच्छे स्रोत होंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इससे पहले ये कि ये जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, अब इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कहां से होता है सर, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में 2 स्थानों पर होता है। कितने स्थान पर होता है, 2 स्थानों पर। 2 स्थान कौन कौन से सर होते हैं, आइए बताते हैं हम आपको। एक होता है सबसे पहले माउथ, मतलब मुख की बात कर लें, जो हमारा मुंह होता है, या हम बात करें मुख की, तो यहां पर क्या होता है, पाचन होता है, स्टार्ट होता है। बताता हूं कैसे होता है। और एक और पाचन होता है कहां पर, छोटी आंत में। कहां पर होता है, छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। कहां पर होता है, छोटी आंत, या जिसी को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब 2 जगह पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कहां कहां पर, एक होता है माउथ में, एक होता है छोटी आंत में। ठीक है, अब देखिए जरा, जहां पर माउथ है, माउथ में क्या होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। कैसा पाचन होता है भैया, आंशिक मतलब क्या,
पूर्ण पाचन नहीं होता है, अधूरा पाचन होता है। अधूरा पाचन कैसे होता है? जैसे ही आप क्या करते हैं, कोई भी रोटी का बाइट या कोई भी बाइट आप जैसे ही माउथ में रखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे दांत उसको चबाने का काम करते हैं, दांत चबाते हैं, और जैसे हम देखते हैं कि हमारे माउथ में 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, और इन्हीं लार ग्रंथियों से क्या होता है, लार आकर मिलती है भोजन में, खाने में, ताकि क्या होता है, जो भी हमने खाना या जो भी हमने बाइट लिया है वो बाइट नम या मुलायम बना रहा है। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है, जिससे आपने कोई भी बाइट रखा माउथ में, तो माउथ में क्या होता है, लार निकलती है, और लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें टाइलिन एमाइलेज, या इसी को कहा जाता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? सलाइवरी अमाइलेज। तो टाइलिन अमाइलेज और सलाइवरी अमाइलेज ये क्या करते हैं कि जो भी आप लोगों ने पॉलीसैकेराइड, अब पॉलीसैकेराइड क्या होता है आगे बताता हूं आपको जस्ट 2 मिनट बाद। जो भी आप लोगों ने क्या किया है, पॉलीसैकेराइड ग्रहण किया है, इसी को डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड में तोड़ने का काम कौन करता है? ये दोनों एंजाइम करते हैं। ठीक है, और बायो में यदि आप जब भी कोई चीज पढ़ो और उसके लास्ट में क्या आ जाए, एज आता है। क्या आता है? एज। तो समझ जाना कि ये एज मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एंजाइम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एंजाइम की। तो माउथ में कौन कौन से एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करते हैं? तो याद रखना, एक टाइलिन अमाइलेज और एक सलाइवरी अमाइलेज। ये दोनों कहां से निकलते हैं? तो दोनों कहां से निकलते हैं? जो हमारे शरीर में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स। कहां पर होती है? मुख में होती है, माउथ में होती है। उनमें से क्या निकलती है? लार, और उसी लार से क्या होता है, ये एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, और याद रखना कि हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता है। इसके बाद में क्या होता है, खाना जाता है अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, और जब भी क्या होता है छोटी आंत में खाना जाता है तो छोटी आंत में क्या होता है भैया, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन का मतलब जैसे कि हम बात कर लें, अब यहां तो आंशिक पाचन हुआ था, है ना, तो पूर्ण रूप से पाचन कहां पर होगा? छोटी आंत में होगा। कहां पर होगा? छोटी आंत में होता है। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां कहां पर होता है? तो एक होता है छोटी आंत में, एक होता है कहां पे? मुख में। इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि भैया हमारे शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से होती है? तो मुख से होती है, माउथ से होती है। और माउथ में कौन कौन से एंजाइम होंगे? टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज। इसके बाद में छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का या कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, और बाकी ये सभी चीजें क्या होगा, पाचन वाले टॉपिक में फिर से रिपीट कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यदि इससे हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या होता है? शर्करा। शर्करा को ही कहा जाता है सैकेराइड। क्या कहते हैं हम लोग? सैकेराइड या शुगर कहा जाता है। तो ये सैकेराइड की उपस्थिति, मतलब सैकेराइड की कितनी मात्रा इसमें उपस्थित है? 1 है, 2 है, 10 से ज्यादा है, 10 से कम है, 2 से ज्यादा है, कितनी है? जितनी भी होती है। तो इस सैकेराइड की मात्रा के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने 3 प्रकार में विभाजित किया है। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। कौन कौन सा? एक होता है मोनोसैकेराइड, एक कौन सा होगा? मोनोसैकेराइड। ठीक है, एक होता है मोनोसैकेराइड, और एक होगा ओलिगोसैकेराइड। हो सकता है कहीं कहीं आप लोगों ने इससे पढ़ा हो डाइसैकेराइड, लेकिन डाइसैकेराइड नहीं है, मैं आपको आगे कंफर्म करता हूं। इसे हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। और लास्ट में क्या होता है? वो होता है पॉलीसैकेराइड। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। अब पहले तो आप इन शब्दों का मतलब समझिए दोस्तों। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। और सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शर्करा। सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शर्करा। अर्थात ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल एक शर्करा होगी, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्या? मोनोसैकेराइड। जिसमें केवल एक शर्करा होगी वो क्या कहलाएगा? मोनोसैकेराइड कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब भैया ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेकर 9 तक
2 से लेके 9 तक सैकेराइड मतलब शर्करा, 2 से लेकर 9 तक मतलब 1 से ज़्यादा कितना होता है? 2 होता है। और 10 से कम कितना होता है? 9 होता है। 1 से ज़्यादा मतलब 2, 10 से कम मतलब 9। तो जिसमें 2 से 9 तक शर्करा होती है वो क्या कहलाता है? ओलिगोसैकेराइड। वो क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब क्या होता है? बहु होता है। बहु कौन सी? घर वाली? नहीं, यहां पर पॉली का मतलब क्या? बहु। बहु मतलब क्या भैया? ज्यादा, है ना। हम बात कर लें या सीधे सिंपल लिखते हैं ज्यादा। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें सैकेराइड या शुगर की मात्रा कितनी होगी? 10 से ज्यादा। लेकिन 10 से ज्यादा कितनी होगी? अनंत तक, इन्फिनिटी। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें सैकेराइड का मतलब बता दूं आपको मैं यहां पे। सैकेराइड का मतलब होता है सैकेराइड का मतलब होता है प्यारे दोस्तों शुगर या शर्करा। क्या होगा? शुगर या शर्करा, है ना। देखो, तो शर्करा की मात्रा की उपस्थिति के आधार पर हम क्या करना कि कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक होगा मोनोसैकेराइड, एक होगा ओलिगोसैकेराइड और एक होगा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब जिसमें केवल एक शर्करा उपस्थित होगी उसे हम क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड। जिसमें 1 से ज्यादा मतलब 2 और जिसमें 10 से कम मतलब 9। 1 से ज्यादा और 9 से कम शर्करा होगी उसे कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। और जिसमें 10 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 12, 15 या अनंत भी हो सकती है, वो कहलाता है पॉलीसैकेराइड। तो आप समझ गए होंगे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग प्यारे दोस्तों। ये सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा, मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब होता है 2, है, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। आगे बताता हूं आपको मैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड या शर्करा की उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं क्या? मोनोसैकेराइड। अब अभी बताया मैंने आपको कि मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सर एक, और सैकेराइड का मतलब क्या होता है? तो सैकेराइड का मतलब आप लोग बता ही दोगे कि अब सैकेराइड का मतलब क्या होगा? सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। क्या होगा? शुगर। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल एक ही इकाई होगी, किसकी? सैकेराइड की या शुगर की, वो क्या कहलाएगा? मोनोसैकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल एक ही इकाई होती है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? मोनोसैकेराइड। ये क्या होते हैं? सबसे सिंपल प्रकार के, सबसे साधारण प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे साधारण प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, अब इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इनका सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। आपका होगा सर ये तो ग्लूकोज का होता है। तो ग्लूकोज खुद किसका एग्जाम्पल है? वो खुद एग्जाम्पल है किसका? मोनोसैकेराइड का। ठीक है, और मोनोसैकेराइड में हमको 3 चीज पढ़ना है। देखो, नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे यहां पर ग्लूकोज। क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज। फिर सेकंड हम लोग पढ़ेंगे यहां पर फ्रक्टोज। क्या पढ़ेंगे? फ्रक्टोज। और नंबर 3 पर हम लोग पढ़ने वाले हैं गैलेक्टोज। क्या पढ़ने वाले हैं? गैलेक्टोज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? वही C6H12O6। फ्रक्टोज के बारे में याद रखना कि ये क्या होता है? प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मीठी शर्करा। प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मीठी शर्करा वो कौन सी होती है? तो वो होती है कौन सी? फ्रक्टोज। प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी होगी? फ्रक्टोज होगी। फ्रक्टोज, है ना, एफ से फ्रक्टोज, एफ से फ्रूट्स। मतलब ये फ्रक्टोज किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है किससे? फलों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? फलों से प्राप्त होती है। ठीक है, और गैलेक्टोज कहां से प्राप्त होता है? तो गैलेक्टोज जो होता है मिल्क में होता है। किस में होता है? दूध में होता है।
तो दूध में प्राप्त होने वाली शर्करा कौन सी होती है? गैलेक्टोज। ठीक है, कौन सी होगी? गैलेक्टोज होती है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? ये तीनों एग्जाम्पल होंगे किसके? मोनोसैकेराइड के। बस यहीं से प्रश्न बनने वाला है। प्रश्न क्या बनेगा? ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड का। फ्रक्टोज किसका एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड का। और गैलेक्टोज किसका होगा? मोनोसैकेराइड का। ठीक है, और प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। जब भी आप कोई फ्रूट्स खाते हो, जैसे मान लो सेवफल खाया, अनार खाया, या केला, सीताफल, कुछ भी खा रहे हो, तो आप शक्कर डाल के खाते हो क्या? नहीं ना। वो क्या होता है? ऑलरेडी क्या होता है? मीठा होता है। तो नेचुरली स्वीटनेस किस में होती है? तो वो किस में होती है? फ्रक्टोज में होती है। दूध में कौन सा होता है? तो वो होता है गैलेक्टोज। ठीक है, देखिए अब आगे करके एक एक को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोज, फिर पढ़ेंगे फ्रक्टोज, और फिर पढ़ेंगे हम लोग गैलेक्टोज। ठीक है, अब ग्लूकोज का सामान्य सूत्र सबसे पहले आप लोग बताइए दो, क्या होगा? C6H12O6। इतनी बार रिपीट हो चुका है, अब तो याद हो ही गया होगा आपको। C6H12O6। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है, इसी ग्लूकोज को कहा जाता है क्या? इसी ग्लूकोज को कहा जाता है ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ब्लड शुगर। मतलब सर ये कि रक्त की शर्करा, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा, है ना, रक्त शर्करा बोल सकते हैं। ठीक है, अब ब्लड शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब खाने का क्या होता है? पाचन होता है, तो जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। उसी पॉलीसैकेराइड को क्या होता है? छोटे सरल अणुओं में तोड़ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पाचन। अब छोटे अणु मतलब मोनोसैकेराइड में तोड़ेंगे ना, और किस में तोड़ते हैं हम लोग? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज को हम क्या करते हैं? स्वांगीकरण करते हैं। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? कि ब्लड के माध्यम से क्या करते हैं? ग्लूकोज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं हम लोग, है ना। अब एक्चुअली ग्लूकोज पाया किस में जाता है? ब्लड में। इसी कारण से इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना आप लोग, यदि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो उससे क्या होता है? तो उससे उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? हाइपरग्लाइसेमिया। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, यदि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज मतलब क्या होगा? शुगर ही होगा एक प्रकार से, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपरग्लाइसेमिया। उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। और यही स्थिति यदि लंबे समय तक रहती है प्यारे दोस्तों, तो इसी स्थिति को कहा जाता है डायबिटीज। क्या बोलते हैं इसी स्थिति को कहा जाता है डायबिटीज। और आप जानते ही डायबिटीज के 2 प्रकार होते हैं, और जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब होता क्या है? देखो, ग्लूकोज किस में पाया जाता है? ब्लड में। अब ब्लड में यदि इसकी मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और यही हाइपरग्लाइसेमिया यदि लंबे समय तक रहती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज, या हम आम बोलचाल में इसे कहते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह। ठीक है, और मधुमेह होने का रीजन क्या है? कि एक्चुअली क्या होता है कि हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है, इस आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को हम लोग कन्वर्ट किस में कर देते हैं? ग्लाइकोजन में कर देते हैं। किस में कर देते हैं? ग्लाइकोजन में कर देते हैं। अब ये आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता कौन होगा? तो वो करता है कौन? इंसुलिन। वो कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन क्या एक प्रकार से हार्मोन है। इंसुलिन क्या एक प्रकार से हार्मोन है ना। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? वो करता है इंसुलिन। अब यदि क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है ना, इंसुलिन हार्मोन जैसे ही कम होगा वैसे क्या होगा? हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी मतलब क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया वाली स्थिति को ही कुछ समय बाद हम लोग क्या कहेंगे? मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, और ये इंसुलिन की बात निकली है तो याद रखना, इस इंसुलिन की जो खोज करी थी वो करी थी किसने? फ्रेडरिक बेंटिक ने। किसने करी थी? फ्रेडरिक बेंटिक। किसने करी थी? फ्रेडरिक बेंटिक ने करी थी। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, उनका क्या हुआ था? अचानक से निधन हो गया था, उनकी अचानक से डेथ हो गई थी। तो भैया इनको लगा बुरा। अब इन्होंने क्या किया?
सर्च किया कि इनकी अचानक से डेथ कैसे हुई, जो डॉक्टर्स की पकड़ में नहीं आ रही थी। तो जब बाद में रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद पता चला कि हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन, इसकी कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आवश्यकता से अधिक ब्लड में ग्लूकोज हो जाता है और इसी कंडीशन से उत्पन्न होता है हाइपरग्लाइसेमिया, और हाइपरग्लाइसेमिया से होता है डायबिटीज या मधुमेह, और जिसकी अधिकता से उनकी गर्लफ्रेंड की डेथ हुई थी। तो याद रखना यहाँ पर कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक बेंटिक ने की थी, ठीक है। और इसी ग्लूकोज की अधिकता से क्या होगा, मधुमेह होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब देखिए अगला फैक्ट हमारा ये है कि एक तो हमने देखा ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज होगा हमारा, ग्लूकोज का स्रोत क्या होगा भैया, तो सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है किसमें, अंगूर में। किसमें होता है, अंगूर में। इसी कारण से इसे ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेप या ग्रेप्स शुगर बोल सकते हैं, ग्रेप शुगर या ग्रेप्स शुगर बोल सकते हैं। और आप जानते हो कि अंगूर से ही क्या बनाई जाती है, शराब, मतलब अंगूर से ही क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। अंगूर से हम लोग क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से करते हैं, पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि अल्कोहल का निर्माण किससे करते हैं, तो प्रोटीन से करते हैं, फैट से करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से करते हैं। किससे करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से। अब किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से करते हैं, तो वो करते हैं मोनोसैकेराइड से। अब मोनोसैकेराइड में भी किससे करते हैं, तो वो करते हैं किससे, अंगूर से, या ग्लूकोज बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लूकोज किस में होता है, अंगूर में होता है। इसी कारण से अंगूर से ही शराब बनाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अल्कोहल है वो किससे बनता है भैया, ग्लूकोज से ही बनाया जाता है, ठीक है। होता क्या है, एक्चुअली एक एंजाइम होता है जिसे हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, ठीक है। अब ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज में क्या होगा, मतलब अंगूर में क्या होगा, ग्लूकोज होगा। अब इसी ग्लूकोज को एक एंजाइम होता है जाइमेज एंजाइम, क्या होता है, जाइमेज एंजाइम। इसी जाइमेज एंजाइम की सहायता से इसका किण्वन कराया जाता है। इसका हम क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। तो ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, जिससे हमको एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। और इसी एथेनॉल को कहा जाता है पीने वाली शराब। क्या कहते हैं, पीने वाली शराब, ठीक है। तो ये शराब को हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। और इथेनॉल किससे प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज से। और सबसे ज्यादा ग्लूकोज किस में होता है, अंगूर में होता है। किस में होता है, अंगूर में। और इसी ग्लूकोज का किण्वन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। और इसी जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, एथेनॉल में। और इसी इथेनॉल को कहा जाता है क्या, पीने वाली शराब, जिसका सेवन करना हानिकारक माना जाता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर ग्लूकोज के बारे में। अब एक देखा हमने क्या, अंगूर, अंगूर में सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद में फिर आप जो भी जूस पीते हैं, है ना, जो भी जूस पीते हैं या जो भी फल खाते हैं, उन सभी में क्या होता है, ग्लूकोज हमको प्राप्त होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या आपको कितनी दिख रही है, तो ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसी कारण से ग्लूकोज को हेक्सोज शुगर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हेक्सोज शुगर भी कहा जाता है। हेक्सोज शुगर कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक्चुअली क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। कार्बन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। तो इसी कारण से इसे कहते हैं हेक्सोज शुगर। 5 को पेंटा बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं और 1 को मोनो बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज में आपको कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है। तो इसी कारण से ग्लूकोज को हेक्सोज शुगर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ग्लूकोज वाले फैक्ट आपको क्लियर होंगे। और ग्लूकोज एक प्रकार से क्या है, तो ग्लूकोज एक प्रकार से क्या है, मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज एक प्रकार से क्या है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि भैया मोनोसैकेराइड का एग्जांपल बताइए, तो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। वो क्या होगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के ये सारे फैक्ट आपको कवर हो रहे होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला हमारा क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का मतलब क्या कि फ्रक्टोज, अच्छा फ्रक्टोज से एफ और फ्रक्टोज से ही फल, याद रखो कि फलों से मतलब फ्रूट्स से प्राप्त होने वाली शर्करा, फल से प्राप्त होने वाली शर्करा वो कौन सी होती है भैया, वो होती है फ्रक्टोज। इसके बाद में इसका भी सामान्य सूत्र क्या होगा, C6H12O6। C6
H12O6, ये क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, अब फ्रक्टोज हमको किससे प्राप्त होती है, फलों से। और याद रखना कि यह प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठी शर्करा होती है। प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठी शर्करा होती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो इसके दो ही फैक्ट याद रखना है, किससे प्राप्त होता है, फलों से प्राप्त होती है। सामान्य सूत्र C6H12O6। तो क्या ये भी हेक्सोस शर्करा होगी, बिल्कुल, ये भी क्या होगी, एक प्रकार से हेक्सोस शुगर या हेक्सोस शर्करा का उदाहरण होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम किसकी, गैलेक्टोज की। और गैलेक्टोज को एक्चुअली कहा जाता है ब्रेन शुगर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ब्रेन शुगर। इसी को कहा जाता है ब्रेन शुगर, या इसी को कहा जाता है सेरिब्रोज शुगर। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, सेरिब्रोज शुगर बोलते हैं। देखो, किस सैकेराइड को सेरिब्रोज शुगर या ब्रेन शुगर कहा जाता है, तो वो कहते हैं किसको, हम लोग गैलेक्टोज को। और गैलेक्टोज हमको किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है हमको किससे, मिल्क से प्राप्त होता है। मतलब मिल्क में होता है। कौन सी शर्करा होती है मिल्क में, गैलेक्टोज होती है। अब एक्चुअली रियल में क्या होता है कि सबसे ज्यादा होता है लैक्टोज, और वही लैक्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। तो वही लैक्टोज टूटता है किसमें है, गैलेक्टोज में टूटता है। किसमें टूटता है, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में टूटता है। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि गैलेक्टोज किस में होती है, वो होती है मिल्क में। और ये एक्चुअली क्या होता है, हमारे ब्रेन के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। इसी कारण से इसे कहा जाता है ब्रेन शुगर, या इसी को कहा जाता है सेरिब्रोज शुगर। याद रखना, ये अभी RAS की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना, RAS में पूछा गया प्रश्न है कि गैलेक्टोज का अन्य नाम और क्या है ना, तो सेरिब्रोज शुगर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जरा, फ्रक्टोज मतलब फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा कौन सी होगी भैया, फ्रक्टोज। ठीक है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से मीठी शर्करा कौन सी होगी, फ्रक्टोज। किस शर्करा को सेरिब्रोज शुगर या सेरिब्रोज शर्करा कहा जाता है, वो क्या होगा भैया, फ्रक्टोज होगा। और कौन सी शर्करा दूध में पाई जाती है, तो वो कौन सी होगी, हमारी गैलेक्टोज होती है। ठीक है, आगे बढ़े यहां से हम लोग। और आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो अगला क्या है, राइबोज। राइबोज के तो दो ही फैक्ट याद रखना है आपको कि राइबोज किस में होता है, पहली बात तो RNA में होता है। किस में होता है, RNA में होता है। ठीक है, अब राइबोज किस प्रकार की शर्करा है, तो राइबोज हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मोनोसैकेराइड। तो राइबोज किस प्रकार की शर्करा होगी, मोनोसैकेराइड होगी। ये किस प्रकार की शर्करा होगी, जिसमें सैकेराइड की मात्रा कितनी होगी, 1 होगी। तो राइबोज मतलब RNA में क्या पाई जाएगी, वो पाई जाती है क्या, राइबोज पाई जाती है। और एक RNA में एक राइबोज शुगर, एक राइबोज शर्करा पाई जाती है। और ये जो राइबोज शुगर होती है या राइबोज शर्करा होती है, इसे कहा जाता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक्चुअली क्या है, कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 5 होती है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है, इसमें 5 होती है। तो इसी कारण से इसे पेंटोज शुगर भी कहा जाता है। किसे, राइबोज शर्करा को, जो कि किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है किसका, मोनोसैकेराइड का। ठीक है, और एक RNA में एक राइबोज शर्करा पाई जाती है। और एक राइबोज शर्करा में कितने कार्बन होते हैं, 5। और 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटोज बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है क्या, डीऑक्सीराइबोज। और ये जो डीऑक्सीराइबोज है, ये हमको प्राप्त होता है किसमें, DNA में। किसमें होता है, DNA में। और एक DNA में क्या होता है कि 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। कितनी शर्करा होती है, तो 2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स देखे। एक बार हम लोग थोड़ा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं इनको कि क्या क्या हमने देखा है मोनोसैकेराइड में। जैसे आप जानते हैं कि सैकेराइड की उपस्थिति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, सॉरी डाई को हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। ये डाई और ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको आगे क्लियर करता हूं उसको। ठीक है, 3 प्रकार के, मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड। और आज की क्लास में जो हमने देखा वो क्या देखा, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के 3 एग्जांपल कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज
और गैलेक्टोज, ये तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने नया क्या पढ़ा, राइबोज पढ़ा और डीऑक्सी राइबोज पढ़ा। राइबोज किस में पाया जाता है, तो राइबोज पाया जाता है किसमें, आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है किसमें, तो डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है किसमें भैया, डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में कौन से सैकेरेट को या किससे ब्रेन शुगर या किससे सेरिब्रोस शुगर कहा जाता है, तो हम कहेंगे गैलेक्टोज को कहा जाता है। और किसकी अधिकता से हमारे शरीर में डायबिटीज होती है, तो हमने कहा ग्लूकोज की अधिकता से होती है। और किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज होती है, तो वो होता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। और इसी इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक बेंटिक ने। फिर देखा था हम लोगों ने फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। गैलेक्टोज दूध से प्राप्त होती है। आरएनए में होती है कौन सी, तो आरएनए में होती है हमारी राइबोज शर्करा। और डीएनए में कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक का जो हमने आज पढ़ा मोनोसैकेराइड, मानव पोषण को स्टार्ट किया था और पोषक तत्वों को पढ़ना स्टार्ट किया। अब इसमें हमने एक एक वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक सैकेराइड को देखते जाएंगे। जैसे कि आज हमने देख लिया मोनोसैकेराइड और उसके पूरे उदाहरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, इससे पहले कि अभी जो वैकेंसी आई है एसएससी जीडी, ठीक है, तो आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा, हमारी पूरी ब्राइट की टीम आपके लिए एसएससी जीडी के कुछ वीडियोस, जैसे कि उसके पीवाईक्यू प्रश्न, मतलब पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर आने वाली है। तो आप इसी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, जहां पे ब्राइट की टीम आपके लिए एसएससी जीडी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए थैंक यू।